हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज़ कम्प्लीटली ऑडिबल और आपकी ये एमआरएस की तैयारी बेहतर चल रही है। आज हम लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे स्टार प्रोजेक्ट्स को लेकर के, जहाँ पर हम बात करेंगे स्टार प्रोजेक्ट्स है क्या, किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स को स्ट्रेंथन करता है, शक्ति प्रदान करता है और किस तरीके से स्टार प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या उसमें उसकी भागीदारी है, उसमें शिक्षिका की और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भागीदारी को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो इसको आज हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे और इनके मेरिट्स पे डिस्कस करेंगे, डिमेरिट्स पे डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। और उम्मीद बिल्कुल कर रही हूँ कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले के सारे लेक्चर्स आप देख चुके होंगे। कुल मिलाकर के अब तक 35 से ज़्यादा लेक्चर हम डाल चुके हैं, जिसमें कि हमारे 11 से 12 मॉक टेस्ट हैं और अब तक ये 70 लेक्चर हमारे पास है। हम बात कर लेते हैं स्टार प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्स में इन्होंने मेंशन भी किया है कि स्ट्रेंथनिंग करता है टीचिंग और लर्निंग को। तो जब स्ट्रेंथनिंग कर रहा है टीचिंग और लर्निंग को, तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स को और लर्नर्स को तो पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों के लिए काम कौन कर रहा है? टीचर काम कर रहा है। टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है, ताकि उसको जरूरत है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए, उनके इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ाया जाए। कल हमने डिस्कस किया था डाइट के बारे में, एनसीईटी के बारे में, जो कि टीचर्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके इफेक्टिव टीचिंग के लिए काम करता है कि कैसे आपको क्लासरूम्स में टीचर्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनईपी 2020 के माध्यम से ये लागू किया गया था और कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि स्टार्स के माध्यम से हम जो है एक नॉलेज जो है सोसाइटी को दे पाए। वाइब्रेंट नॉलेज किस लिए बात कर रहे हैं कि वो सारी नॉलेज जो कहीं ना कहीं समाज में मिसिंग हो जाती है। हम आरटी की बात करते हैं, परख की बात करते हैं, प्रथम की बात करते हैं, ये ऐसे सारे स्कीम्स हैं। अगर हम इसको ठीक से लागू कर लें या जान पाए तो ज्यादातर हम इसके फायदे के बारे में बेहतर तरीके से उसके नॉलेज को सोसाइटी में न सिर्फ हम पहुंचा पाएंगे बल्कि उनको अवेयर भी कर पाएंगे। ठीक है। अपग्रेडेशन एंड क्वालिटेटिव स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है ना। हम क्वालिटेटिव स्ट्रेंथनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। एक क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है। तो अगर क्वालिटी की बात हो रही है तो जो भी अपग्रेडेशन हमें करना चाहिए एजुकेशन में, पर्सनालिटी में, इंटेलेक्चुअलिटी में, एथिकल वैल्यूज में, बहुत हद तक हमने यहाँ पर कोशिश की है कि मोर ओवर 14,000 प्लस स्कूल्स में हम क्वालिटी एजुकेशन हम दे पाए, है ना। हम यहाँ पर काफी हद तक कंपोनेंट्स है एनईपी की जो हम बात करते हैं, जहां पर हम 533+4 फॉर्मूला लेकर के आए हैं, जिसमें हमने ये कहा कि क्लास 5 तक हम मदर टंग में एजुकेशन देंगे, मातृभाषा में। फाउंडेशनल एजुकेशन की हमने बात की है, हमने बाल वाटिका के ऊपर बात की है। हमने ये कहा है कि जितनी ज्यादा हो सके लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी मेथड्स के ऊपर फोकस किया जाए। और इसके साथ साथ एफएलएन में हमने जो बात की थी, अगर आपको ध्यान में आ रहा है, जहां पर हमने पूरी तरीके से एक न्यूमेरेसी के ऊपर डिस्कशन किया था, मैथमेटिकल के फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर फोकस किया था। ठीक है। पीएम श्री के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे हम लीडरशिप की बात करते हैं। पीएम श्री को मैं अलग से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसको देखिएगा, जहां पर लीडरशिप की एक भावना डेवलप हो। और यहाँ पर जो एनईपी का हमारा पूरा का पूरा एक पर्सपेक्टिव है, हम कहते हैं ना कि एनईपी के माध्यम से हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वही बात है, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी मेथड, प्रैग्मैटिज्म में जो जॉन डीवी कहते हैं। यूनिकनेस की हमने बात की है कि मदर टंग में हम इनको एजुकेशन दें क्लास 5 तक और उसके बाद उनके वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए एनईपी के माध्यम से, ताकि बच्चे शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। तो पीएम श्री के जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं वहां पर फोकस स्टूडेंट्स को लर्निंग इन्वायरमेंट से जोड़ने के साथ साथ लीडरशिप के ऊपर भी फोकस करने की बात यहाँ पर कही गई है। कल जो मैंने क्लास में सवाल पूछा था उसके ऊपर बात कर लेती हूँ। सीसी के ऊपर सवाल था, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव वैल्यूएशन होता क्या है, क्या करता है ये, क्या इससे इंक्रीज होती है वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स टेकिंग बाय मल्टीपल टेस्ट। तो वर्कलोड को नहीं बढ़ाना है ना। रिप्लेस करना है मार्क्स विद ग्रेड, इसको देखेंगे। इवेल्युएट करना एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, बिल्कुल है। तो सी डी को अगर आप देख लेते हैं, है ना, सी डी नहीं है, ये हटा देते हैं। इसमें बी है, डी नहीं है, हटा देते हैं। सी डी इसमें है, सी डी इसमें है, तो ए बी सी डी सारे ऑप्शंस हो गए नहीं। अगर आप हिंदी वर्जन भी पढ़ पाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे।
अगर मैं यहाँ पे सीसी की बात करती हूँ, है ना, कि सीसी दरअसल है क्या? अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो आप बिल्कुल बीसीडी के साथ जा सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, है ना। सी में बिल्कुल इवेल्युएट करना है और रिड्यूस करना है फोर पे एग्जामिनेशन को। ए ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाते तो आप सही जवाब दे पाते, है ना। ए फोर विल बी द राइट ऑप्शन। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीबीएसई के माध्यम से आया और इसका सबसे बड़ा जो की फैक्टर था वो था क्या? कंटिन्यूअस के जो हम बात करते हैं, जहां पर हम असेस करने की बात करते हैं, जिसमें हम फीडबैक की बात करते हैं, जिसमें आपका फॉर्मेटिव काम करता है, समेटिव काम करता है। कंप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं ना, होल देख रहे हैं, कंप्रीहेंसिवली देख रहे हैं। दूसरी भाषा में या एनईपी की भाषा में हम इसको होलिस्टिक बोलते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है ना, उसका मॉरल, इंटेलेक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, वैल्यूज, एथिकल, है ना, उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका माइंडसेट, सारी चीजें हमने चेक करनी है। ये तो हमने चेक कर लिया, अब इवैल्यूएट भी तो करोगे ना। कैसे करोगे? जो बच्चे की पूरी मॉरल थिंकिंग है, उसका बिहेवियर है, मेंटल एबिलिटी है, क्या वो ढंग से काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे हमारे पास आयाम है, डायग्नोस्टिक सिस्टम है। असेसमेंट्स की बात करें तो फॉर्मेटिव है ना। हिडन मेथड्स, करिकुलम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इवैल्यूएटिंग मेथड्स है जिससे कि आप बच्चे के पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, है ना। हमने बात की फॉर्मेटिव, इसी का पार्ट है। इनिशियल स्टेटमेंट्स असेसमेंट्स हम वहां अपनाते हैं जहां पर हमें लगता है कि छोटे से स्टेप्स को लेकर के बच्चे की इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैं वही एग्जांपल फिर से दूंगी कि क्लास 4 के बच्चे को नहीं पता है कि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो इनिशियल असेसमेंट में बिल्कुल हम फोकस करेंगे काउंटिंग और उसके नंबरिंग को लर्न करवाने के ऊपर, फिर हम मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम फीडबैक लेंगे यूनिट टेस्ट के माध्यम से, है ना, क्वेश्चनिंग मेथड से, रिटर्न मेथड से, टेस्ट से। और समेटिव में हम आकर के उसका फाइनल एग्जामिनेशन लेंगे कि भाई बच्चे को फाइनली पता चला कि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है। और यहाँ पर जो उसने जर्नी तय की है पूरी की पूरी कि 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने जो अपने मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी का यूज किया, उसको हम यहाँ पर जज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेड A+B+। इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, जैसे आपने फॉर्म भरा हुआ ना, तो वो पूछते हैं कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम में पास किया है या यहाँ पर परसेंटाइल में पास किया है ना। तो व्हाट इज अ स्टार प्रोजेक्ट्स है क्या? स्टार प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, किसको? टीचर और लर्नर्स को, ध्यान रखिएगा, है ना। रिजल्ट किसके ऊपर है? रिजल्ट फॉर स्टेट्स के लिए है। हम सेंटर को तो जोड़ पा रहे हैं, है ना, लेकिन स्टेट को कैसे जोड़ेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार्स की हम बात करें, फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग, इसकी एम क्या है? अगर हम एम के ऊपर बात करते हैं, लक्ष्य के ऊपर बात करते हैं, उद्देश्य के ऊपर बात करते हैं, हिंदी में पढ़ देती हूँ। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना है, जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं। टीचिंग और लर्निंग जब आप कर रहे हैं तो इवैल्यूएट करेंगे ना, तो उसके इवैल्यूएशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंश्योर कर रहे हैं कि सबको शिक्षा मिले। शिक्षा किसको मिलेगी? आरटी के माध्यम से हम कह रहे हैं कि क्लास 8 तक के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, सॉरी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा फ्री दी जाएगी, है ना। तो उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि सबको मिल पा रही है। स्टार प्रोजेक्ट्स है क्या? अगर हम स्टार प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग देना है टीचर्स एंड लर्नर्स को स्टेट्स में। तो बिल्कुल जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है यहाँ पर, है ना, टोटल जो हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि पूरे पूरे वर्ल्ड बैंक की जो अमाउंट है ना, टोटल कॉस्ट का कम से कम 5,718 करोड़ रुपए के आसपास हम यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, है ना। और 24 जून 2020 के आसपास ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव्ड हुआ था, है ना। ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, अप्रूवल का सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। और ये किसके अंडर आया था? एमओई के अंडर आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आया था, जो पहले आपकी एमएचआरडी थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्रोग्राम किसके अंडर काम करेगा? ध्यान रखना 2020 की बात हो रही है तो एनईपी को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल जो एनईपी का प्रोग्राम है, एफएलएन की जो हम बात करते हैं, आरटी की जो हम बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन 5+3+3+4 फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको जोड़ना है, स्टार प्रोजेक्ट्स को जोड़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सवाल पूछा था केवीएस में, जो पेपर हुआ था कि ये जो स्टार प्रोजेक्ट है कहाँ कहाँ पर लागू हुआ है। तो स्टार से एस से याद रखना स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। और जो इसका आखिरी एस से याद रखना स्टेट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा। तो केरला तो ध्यान में रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है, महाराष्ट्र में, एमपी में, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो एच हिमाचल है, प्लस आर है,
प्लस अगेन M है, अगेन मध्य प्रदेश है तो M2 कर सकते हैं, K है और O है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेगा कहाँ कहाँ पर ये लागू हुआ था। 2020 में लागू हुआ था, तो एनईपी भी 2020 में आया था, तो आपको याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हिंदी में पढ़ देते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले, एम्स पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, है ना, फीचर्स पूछ ले, एक ही बात है। यह परियोजना 6 राज्यों के हर जिले में शिक्षा नीति को मजबूत करने पर केंद्रित है ना। हिमाचल था, राजस्थान था, एमपी था, केरला था, उड़ीसा था। एक और रह गया, कौन सा वाला था, दिस वन। केरला बोल दिया, उड़ीसा बोल दिया, महाराष्ट्र बोल दिया, मध्य प्रदेश बोल दिया, हिमाचल प्रदेश बोल दिया। ठीक है जी। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में परियोजना स्कूल के विकास और वृद्धि में मदद करती है। स्टेट में जो भी, जैसे हिमाचल की बात करते हैं, है ना, अभी आप उत्तराखंड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लॉस होता है चीजों को लेकर के। भूस्खलन हो जाए कभी, कोई तूफान है, आंधी है ना, जो कोस्टल रीजन के आसपास स्टेट्स है उनकी बात करें तो वहां से भी बचाने की बात करते हैं। लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड्स, और जो हमारे जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं या ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फोकस ढंग से नहीं हो पा रहा है, स्टेसिस कैटेगरीज हैं, ट्राइबल क्लासेस की हम बात करते हैं, उनके ऊपर फोकस करने का काम करते हैं। प्रत्येक जिले में शिक्षा और अध्ययन तक पहुंच की बात है। शिक्षकों का संकाय, फिर से वही बात है कि सब टीचर्स को भी यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करने की हम बात करते हैं, और बिल्कुल ही हमें सुनिश्चित करते हैं कि किसी के साथ यहाँ पर भेदभाव ना हो। एंश्योर दैट नो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज डन फॉर अटेनिंग एजुकेशन। ठीक है, जहां पर हम फोकस करते हैं लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। टीचर है, लर्नर है, टीचिंग लर्निंग है, इफेक्टिवनेस है, किसको करना है, टीचर को करना है, किसको बनाना, लर्नर को। फोकस कहाँ है, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो कोविड-19 का समय आप सबको ध्यान में है। ठीक है, और कोविड-19 में 24 जून 2020 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वेव फिर सेकंड वेव से हम लोग जूझते रहे, जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन ने भी जगह बनाई अपनी अच्छी खासी। तो यहाँ पर भारत सरकार ने कोविड के दौरान इसको लागू किया था, जहां पर छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो सकता था। ठीक है, यानी जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, है ना, एडवांटेजेस भी जानेंगे कि क्या क्या है। तो स्टार प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 6 से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगर हम आरटी की बात करते हैं एनईपी के माध्यम से तो कहाँ तक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, और स्टार्स है 6 से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। 250 मिलियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फायदा देना है। 1.5 मिलियन स्कूल्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली काम करें और 10 मिलियन टीचर्स यहाँ पर काम करें पीएम श्री योजना के माध्यम से। ठीक है, एडवांटेजेस और क्या क्या है, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी मेंटेनिंग करना, किसके बीच में मेंटेनिंग होगी, एजुकेशन और जो भी फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं उनको कन्वीनियंट बनाना है। स्कूल बस की बात करें, वॉशरूम्स की बात करें, टेक्स्ट बुक्स की बात करें, यूनिफॉर्म की बात करें, मिड डे मील की बात करें, टीचर्स के स्मार्ट एजुकेशन की बात करें, हर क्लास के अंदर स्मार्ट एजुकेशन की बात करें। अब क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या टेक्स्ट बुक है, बच्चों का क्या क्या इवेल्युएशन है, कन्वीनियंट हो पाए, रीच बढ़ा पाए, है ना। ये नहीं है कि भाई 200 मीटर से 200 किलोमीटर से स्कूल बस आ रही है तो आधे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर काफी हद तक फोकस करना, इंप्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग को लेकर के। अगेन एफएलएन को अगर जोड़ पाएंगे एनईपी के साथ तो ध्यान में रहेगा कि 5-3-3+4 फॉर्मूले में फाउंडेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस है। प्रॉपर ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको ट्रेनिंग करनी है, टीचर को करनी है। कौन की क्यों जरूरी है, स्ट्रेंथनिंग के लिए ना, डाइट में डिस्कस किया था, इसके पहले हमने एनसीटी में डिस्कस किया था कि टीचर्स के स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करनी है। टीचर भी तो बच्चों को नॉलेज तभी दे पाएगा जब उसके पास सेल्फ अटेनिंग नॉलेज होगी, जब उसको ये पता हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप आउट्स क्यों कम हो रहे हैं, बढ़ाने कैसे हैं, कैसे बच्चों को स्कूल तक लेकर के आएंगे। ये टीचर्स को ये जो है इनिशिएटिव लेना है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके स्कूल के अंदर है वो सिर्फ आपको फैसिलिटीज दे सकता है, जो हमने यहाँ पर कन्वीनियंट करने की बात की थी। मॉडर्न फॉर्म लर्निंग की जो हम बात करते हैं, अडेप्ट करे उस माहौल को, बताए बच्चों को कि स्मार्ट एजुकेशन कैसे होती है। जितनी ज्यादा स्मार्ट एजुकेशन आप दे पाएंगे, बच्चे जुड़ पाएंगे, बच्चे घरों से स्कूल पहुंचेंगे, ड्रॉप आउट्स कम होंगे, डिसेबल बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, जो डम एंड डफ बच्चे हैं उनको एक धारा में ले पाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर पाएंगे, राइट। अगर हम दूसरे एडवांटेजेस की बात करें तो पेरेंट्स के स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ, यानी कि पेरेंट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना और काफी हद तक क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करना, जो अभी हमने डिस्कस किया है।
एनहांस करना है ह्यूमन कैपिटल डिमांड, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जो आपका एसडीजी का गोल नंबर 4 है, जो क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी आपको। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन अपग्रेड द स्टैंडर्ड अल्टीमेट प्रोड्यूस अ बेटर यूथ फॉर अ फ्यूचर। 60% से ज्यादा यूथ है हिंदुस्तान में अभी। अगर इतनी ही हिंदुस्तान के यूथ को अगर हम मोर ओवर अगर 80% एजुकेशन भी दे पाए तो हिंदुस्तान की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जहां पे हम हंगर को रोकने की बात, क्वालिटी एजुकेशन, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ पानी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। एडवांटेजेस थे, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए चैलेंजेस भी तो होंगे ना, बहुत चीजें आपको एक बार में नहीं मिल सकती, तो क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने हैं। सेंटर में नहीं है ना, स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट में स्ट्रेंथनिंग कर दिया, अब सेंटर से फंडिंग भी लेनी है। जो 5,000 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग भी चाहिए ना, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इज द टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ अ टीचर एंड फिलिंग द वैकेंसीज। ऐसा ना हो कि भाई सदियों से खाली पड़ी है, जैसे अभी क्या हाल है शिक्षक जगत का, कि हमें पता है कि 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं स्कूलों में, लेकिन हम भरना ही नहीं चाहते उसको। वैकेंसी निकालेंगे 7,000 की, फॉर्म भरेंगे 17 लाख लोग, है ना, क्वालिफाई करेंगे 5,000 लोग। तो ये एक हालात है। फैसिलिटीज हैं जो उनको अपॉइंटमेंट करना है, कैपेबिलिटीज, टीचर्स के अंदर की जो कैपेबिलिटीज है उनको लेकर के बाहर आना, प्रॉपर स्टडी देना, स्ट्रेटेजीज बनाना, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, प्रॉपर सेशंस देना, टीचर्स को अपडेट करना, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, अवॉइड, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में ये हालात है कि टीचर्स को यहाँ पर बैठ करके यूपी टेट का पेपर देना है। वो टीचर जो 30-30 साल से पहले से पढ़ा रहे, जिनको यूपी टेट का मतलब तक नहीं पता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी विल हैव टू बी अवॉइडेड अंटिल अ प्रॉपर प्लान हैज बीन अटेन्ड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है, हिंदी में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, एक पढ़ देती हूँ, कि किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए शिक्षकों को भी नवीनता, तकनीकों और उनके उपयोग से अपडेट रहना होगा। चैलेंजेस इसके साथ साथ ये भी सबसे बड़ा आता है, जो अनदर इश्यूज हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को लेकर के, जो 5,000 करोड़ की बात की, क्यों एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया स्टेट से हटा करके, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि आरटी के माध्यम से हमने ये तो कह दिया कि भाई हम यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देंगे, है ना, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे उनको शिक्षा देंगे, अच्छे से देंगे, लेकिन सेंटर के बाद स्टेट में जो फंडिंग पहुंच रही है क्या वो सही तरीके से लागू हो पा रही है। मिड डे मील के नाम पे जो राशन आ रहा है क्या बच्चों के पेट तक और घर तक पहुंच पा रहा है, क्या उनको सही ढंग से खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उनके यूनिफॉर्म, कपड़े, बेंचेस की बात करें, क्योंकि अभी सरकारी स्कूलों की तस्वीर अभी भी हमारे दिमाग में वही बनी है कि गिरी हुई दीवारें, उखड़े हुए पेंट, टूटे हुए बेंच, है ना, वही नीले यूनिफॉर्म वाली वर्दी वाले बच्चे। तो उस तस्वीर को बदलने के लिए फंडिंग का सही से इस्तेमाल होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कंसर्न बहुत बड़ी चीज है ये, कंसर्न अथॉरिटीज इसके ऊपर काम करें। जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है ना, कार्यान्वयन के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम अपने वांछित परिणाम को पूरा करता है। संबंधित अधिकारियों को कई बिंदुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम चले आगे थोड़ा सा, तो स्टार्स को आप और कैसे देखते हैं, है ना, स्टार्स परियोजना छात्रों को बेहतर, है ना, कई बार ये आपसे अजर्शन रीजन में पूछ लेगा सवाल आपसे, उज्जवल नौकरी के अवसर के लिए तैयार करने में, जो हम एनईपी के माध्यम से वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिले में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करके देश के सभी के लिए शिक्षा के मकसद को मजबूत करना है। जो हमने बात की ना एनईपी के माध्यम से, क्या कहा, यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी कैसे लेकर के आएंगे आप, जब सबको शिक्षा दे पाएंगे, है ना, इट डजेंट मैटर यू आर बिलोंग फ्रॉम एनी अदर कास्ट, एनी सेक्स, कल्चर, जेंडर, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यूनिफॉर्मिटी मिल रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एफएलएन था, जो मैंने माफ कीजिए स्टार्स था, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने स्टार्स के बारे में क्या क्या जाना, स्टार्स है क्या, कैसे काम करता है, इसका इवेल्युएशन पार्ट क्या है, कितनी फंडिंग आती है, कहाँ कहाँ पर लागू, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये है। और क्वेश्चन ऑफ द डे में देखेंगे कि आपको बताना है कि बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्नों के प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, यहाँ पर आप जानेंगे ये सच्चे झूठे प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसका बताना है, ये सवाल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के, ये आपसे डोमेन में पूछ सकता है। ये निबंध प्रकार के प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, दे आर मोर सब्जेक्टिव,
दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो बताना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं। और ये है आपका बीट द कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आपको करना है अपना ऐप डाउनलोड करेंगे आप बीट द कंपटीशन से। और इस चीज की श्योरिटी मैं देती हूँ कि इस ऐप के माध्यम से जितना आपको पढ़ाया जा चुका है और कंटेंट जा चुका है, केवल प्लेटफॉर्म फी पे करके उतना आपके लिए काफी है अपने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। जहां पर आपको आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका केस स्टडी है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, डोमेन है, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी रीजनल, इसके अगर क्वांट की बात करते हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो प्लेटफॉर्म फी करके इनका फायदा उठाइए। और टीचिंग के थ्योरी के नोट्स आपको कल तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम से बिल्कुल डाउनलोड कर पाएंगे, बीट द कंपटीशन से टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ, और यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना ऐप। एनी सजेशन, एनी कमेंट, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। और मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जाऊंगी सबसे अहम इंपॉर्टेंट स्लाइड के साथ कि स्टार्स कहाँ कहाँ पर लागू हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।